Hello students, welcome to my YouTube channel Hari the Maths Guru. Student, today we are going to discuss about a new topic whose name is homogeneous partial differential equation with constant coefficient. तो हम आज homogeneous partial differential equation with constant coefficient ये टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम homogeneous partial differential equation क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो जानते हैं होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। इट इज ऑफ द फॉर्म, ये हमेशा इस फॉर्म में होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं nth डेरिवेटिव होगा एक डिपेंडेंट वेरिएबल z का विद रेस्पेक्ट टू x के n टाइम्स फर्स्ट टर्म में, और फिर प्लस इनटू में a0 a1 a3 an ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, प्लस नेक्स्ट टर्म में a1 nth डेरिवेटिव ऑफ z with respect to partial nth derivative of z with respect to x n minus 1 time and 1 time with respect to y. टोटल डेरिवेटिव z का n टाइम होगा, जिसमें से n minus 1 टाइम x के रेस्पेक्ट में होगा और 1 टाइम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, प्लस a2 यहाँ पर भी n टाइम पार्शियल डेरिवेटिव होगा z का, जिसमें से कि n minus 2 टाइम डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होगा और 2 टाइम डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट, प्लस सोन एंड यहाँ पर प्लस an ये कांस्टेंट है, और nth डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y n टाइम्स रहेगा, और इक्वल में x और y का कोई फंक्शन है। इस तरह का हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें कि हर टर्म में टोटल नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव सेम रहे। देखो इसमें भी देखें तो n टाइम है, इसमें भी n टाइम है, n टाइम है, भले ही n टाइम में से n के n टाइम x के रेस्पेक्ट में हो, जैसे फर्स्ट टर्म में। सेकेंड टर्म में देखें तो n टाइम टोटल z का डेरिवेटिव है, बट जिसमें से n माइनस 1 टाइम x के रेस्पेक्ट में 1 टाइम y के, पर टोटल टाइम तो n ही टाइम डेरिवेटिव है ना। तो हर टर्म में अगर नंबर ऑफ टाइम डेरिवेटिव इक्वल है तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। अब इसमें अगर ये कोफिशिएंट्स जो है a0 an a1 a2 a3 n, ये सारे कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है, यानी कि x या y के फंक्शन नहीं है, वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट कहा जाता है। इसमें राइट साइड टर्म आपका x और y का कोई फंक्शन होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करना अभी डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व करते। तो जैसे कि अगर हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां भी ऑपरेटर पार्शियल डेरिवेटिव डेल ओवर डेल एक्स है उसे हमें डी से रिप्लेस कर देना होगा, और जहां भी डेल ओवर डेल वाई है उस ऑपरेटर को डी डैश से रिप्लेस कर देना होगा। ये नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्वेश्चंस बुक में आपको डी डैश की फॉर्म में भी दिखाई दे सकते हैं, इस फॉर्म में ना देकर, डेरिवेटिव फॉर्म में ना देकर। तो नहीं होगा तो आपको इस फॉर्म में लाना है, और ऑलरेडी है तो फिर आगे सॉल्व करते जाना है। सबसे पहले डेल ओवर डेल एक्स को अगर हम डी से रिप्लेस करें और डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से रिप्लेस करें, तो यहाँ पर डेल ओवर डेल एक्स की जगह पर डी रिप्लेस करेंगे तो ये टर्म ए नॉट डी टू दी पावर एन जेड बन जाएगा, प्लस इसमें भी रिप्लेस करें डेरिवेटिव डेल ओवर डेल एक्स कितने टाइम है, एन माइनस 1 टाइम, दैट मीन्स डेल ओवर डेल एक्स की पावर एन माइनस 1 है, तो ये डी से रिप्लेस होगा तो डी टू दी पावर एन माइनस 1, और ये डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में 1 टाइम है, यानी कि डेल ओवर डेल वाई है, तो इसको हम डी डैश से रिप्लेस कर देंगे तो डी टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू डी डैश जेड आ जाएगा, फिर प्लस ए टू डी टू दी पावर एन माइनस 2 इंटू डी डैश स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई के रेस्पेक्ट में 2 टाइम है तो डी डैश का स्क्वायर, और एक्स के रेस्पेक्ट में एन माइनस 2 टाइम है तो डी टू दी पावर एन माइनस 2। इसी तरीके से हम इसे रिप्लेस करते चले जाएंगे। रिप्लेस करने पर आप देख सकते हैं यहाँ से टोटल में से जेड 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 कॉमन आ जाएगा। जैसे जेड कॉमन लेंगे तो ये हमारा टर्म बन जाएगा ब्रैकेट के अंदर। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस फंक्शन है, आपने फर्स्ट सेम में भी पढ़ा होगा होमोजीनियस फंक्शन, जिसमें हर टर्म में डिग्री सेम हो। यहाँ पर ऑपरेटर डी की डिग्री डेरिवेटिव ऑपरेटर की एन है, इस टर्म में टोटल डेरिवेटिव ऑपरेटर की डिग्री देखी जाए तो यहाँ पर n माइनस 1 टाइम और 1 टाइम ये है डी डैश, तो टोटल n टाइम ही बनेगी, डिग्री ऐड होकर आती है। यहाँ पर भी इसकी टर्म की डिग्री देखें तो n माइनस 2 डेरिवेटिव ऑपरेटर की इसमें है डी की, और यहाँ पर 2, तो टोटल ऐड होकर n, तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा जो डी और डी डैश की फॉर्म में होगा। तो इसको हम शॉर्ट में, इतना लेंथी टर्म ना लिखकर शॉर्ट में हम इसे फंक्शन ऑफ डी डी डैश से डिनोट करें। यहाँ पर डी और डी डैश का ये फंक्शन बना करेगा, इसको हम एफ डी डी डैश से डिनोट कर रहे हैं। राइट साइड में हमारा एक्स और वाई की फंक्शन कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, उसे हम साई एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं। तो अब हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि होमोजीनियस है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना होगा। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का मतलब
उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू निकालना, दैट मीन्स जिसका डेरिवेटिव हो रहा था, z की वैल्यू निकालना, और z की वैल्यू सॉल्यूशन बनेगी इसका, और वो किसके इक्वल होगी, सी एफ प्लस पी आई के। हाँ, आपने फर्स्ट सेम में सुना होगा, वही बात है ये, सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट मीन्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने फाइंड करना सीखा था, वर्ड्स वहीं से आए, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। फर्स्ट जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपने सीखा होगा, या हमने आपको बताया था फर्स्ट सेमेस्टर में कि आपका जब सी एफ का मतलब होता क्या है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके राइट साइड में कुछ भी एक्स का फंक्शन है उसको जीरो करने के बाद जो नई इक्वेशन बनेगी उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सी एफ कहलाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई वाली टर्म है उसको जीरो रखने के बाद जो नई इक्वेशन बनी उसको अगर हम सॉल्व करें तो जो सॉल्यूशन मिलेगा उसे गिवन ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या कहते हैं, सी एफ। तो ये इसका सी एफ है, और प्लस पी आई हम इसका फाइंड आउट करके दोनों को ऐड कर लेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, दैट मीन्स जेड की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर, सॉल्यूशन दो पार्ट से मिलकर बनेगा, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसका सी एफ फाइंड आउट करने के लिए जो डेफिनेशन मैंने बताई, राइट साइड को जीरो रखो, उसकी इक्वेशन बनाओ, फिर उसे सॉल्व करो, उससे जो सॉल्यूशन आएगा वो सी एफ बनेगा। इतना लेंदी काम हम नहीं करने वाले हैं, ये एक रिजल्ट बन गया है जिसको हम एज ए फार्मूला यूज करेंगे, बार बार क्वेश्चंस लगाएंगे उसी के बेसिस पर, वो मैं रूल्स यहाँ पर बता देता हूँ। सी एफ फाइंड आउट करने का रूल क्या है, सबसे पहले जो भी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लीजिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें अगर क्वेश्चन में गिवन है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होती है, जस्ट रिप्लेस कर देना है डी को किससे, एम से, जहां भी डी है उसे एम से रिप्लेस कर देंगे, जहां डी डैश है उसे 1 से रिप्लेस कर देंगे, और राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसको 0 कर देंगे, z को 1 से रिप्लेस। इससे हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है, d को m से रिप्लेस कर दिया है, d डैश की प्लेस पर 1, z को 1 रिप्लेस कर, राइट साइड को 0, तो ये जो इक्वेशन बनती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण, और इसकी हेल्प से ही हम सी एफ फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके लिए फिर ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी हमेशा m की फॉर्म में आएगी, तो इसे सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, और इसी का पर बेस्ड हमारे सी एफ के रूल्स हैं। सी एफ का रूल, पहला केस फर्स्ट जो है सी एफ का, वो ये है कि हमें जैसे ही यहाँ से m की वैल्यू मिले, अब m की वैल्यू हमारी डिफरेंट भी हो सकती है और रिपीट भी कर रही हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हैं। तो अगर ये यहाँ से सॉल्व करके ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं, दैट मीन्स m की वैल्यू आती है वो डिफरेंट आती है। मान लो एक वैल्यू m की 1 आ गई, एक वैल्यू 2 आ गई, तो डिफरेंट वैल्यू है, ठीक है, या आई आ गई, माइनस आई आ गई, तो डिफरेंट वैल्यू है, रियल हो इमेजिनरी हो कैसी भी हो बट डिफरेंट होनी चाहिए। एक वैल्यू को हम m1 बोल देंगे, एक को m2, और सी एफ का ये फार्मूला लगा देंगे कि f1 y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x, और ऐसे ही और भी वैल्यू हैं तो उनको ऐड करते चले जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें एक एग्जाम्पल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 5dd डैश प्लस 6d डैश स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू 0। इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर सी एफ और पी आई दोनों की रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो हम सी एफ पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हमें पहले फाइंड करना होगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मैंने बताया था आपको जस्ट डी को m से रिप्लेस करना होता है, डी डैश को 1 से, राइट साइड को 0 रखना होता है, और जो भी इक्वेशन बनती है वो हमारी ऑक्सिलरी बन जाती है। तो वही किया हमने, d की जगह पर m रिप्लेस कर दिया, यानी कि m स्क्वायर माइनस 5, d की जगह पर यहाँ पर m रखा, d डैश को 1 से रिप्लेस किया, प्लस 6, d डैश को 1 से रिप्लेस किया, तो 1 स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर हमारा 0 ऑलरेडी था। अगर 0 नहीं भी होता डिफरेंशियल इक्वेशन में, कोई x और y का फंक्शन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो हमें तब भी उसे 0 रखना होता। सी एफ में हमेशा राइट साइड को 0 रखा जाए। इस तरीके से जो इक्वेशन बनी हमारी बनी m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टर करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर m माइनस 2 और m माइनस 3 बन जाएंगे। m की वैल्यू हमें मिल जाती है 2 और 3। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू हैं m की, दोनों डिफरेंट है, एक 2 है एक 3 है, अलग अलग वैल्यू है, तो दोनों डिफरेंट वैल्यू है, तो ये केस 1 लग जाएगा। इसके अकॉर्डिंग पहली वैल्यू को हम m1 बोल देते हैं,
दूसरी वैल्यू को हम m2 बोल देते हैं। और CF का फार्मूला अभी हमने डिस्कस किया, अगर डिफरेंट रूट है तो CF का फार्मूला ये लगेगा f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x प्लस 1। तो यहाँ पर दो ही वैल्यू थी m1 m2 की, तो इसलिए CF का फार्मूला f1y प्लस m1x प्लस f2y प्लस m2x लग जाएगा। m1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है तो रिप्लेस कर देंगे तो f1y प्लस 2x, m2 की वैल्यू हमारा यहाँ पर 3 है तो 3 रिप्लेस कर देंगे तो f2y प्लस 3x, ये हमारा CF आ जाएगा। PI अगर हम बात करें तो PI के लिए मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पर ये PI का फार्मूला है। अगर ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका PI का फार्मूला होता है PI पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/, ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर होता है उसे 1/, में रखा जाता है और जो भी हमारी राइट हैंड साइड टर्म है उससे इंटू कर दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें, जो एग्जांपल हम कर रहे थे, इसमें डेरिवेटिव ऑपरेटर तो ये हो जाएगा, तो जी PI सॉल्व करेंगे तो PI इक्वल टू होगा 1/ दिस डेरिवेटिव ऑपरेटर इंटू 0, और 0 से इंटू होते ही PI कितना हो जाएगा इसका 0, पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। जब PI 0 हो गया तो PI 0 हो गया तो सॉल्यूशन क्या बताया था मैंने, Z इक्वल टू CF प्लस PI। तो PI 0 हो गया तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ CF के बराबर हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन होगा Z इज इक्वल टू f1y प्लस 2x प्लस f2y प्लस 3x, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट अब हम केस सेकंड डिस्कस करते हैं, वो केस सेकंड जिसमें कि हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं जिन्हें हम सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करके क्या है रिपीटेड है, मीन्स यहाँ पर डिफरेंट रूट्स नहीं होंगे, इसमें m की वैल्यू सेम आएगी, रिपीट करेगी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें, पहला कंडीशन ये हो सकती है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करें तो m की दो वैल्यू हैं, एक m1 और एक m1 फिर से सेम वही, तो दो ही वही वैल्यू सेम 2 टाइम रिपीट करें तो CF का फार्मूला होता है CF इज इक्वल टू f1y प्लस m1x प्लस x f2y प्लस m2x, मीन्स 2 टाइम रिपीट है तो यहाँ पर आर्बिट्ररी फंक्शन दो आएंगे f1 और f2, 3 टाइम हुआ है तो f1 f2 f3, और x की पावर फर्स्ट टर्म में 0 रहेगी, नेक्स्ट में 1 रहेगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। बस फंक्शंस की संख्या, आर्बिट्ररी फंक्शंस की संख्या हमेशा यहाँ पर जो m की वैल्यूज आई है उसके इक्वल आएंगी। कितनी वैल्यूज आई है 2, तो f1 f2 दो फंक्शन आएंगे। क्लियर। अगर यही वैल्यू 3 टाइम रिपीट करती है m1 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 सेम वैल्यू 3 टाइम रिपीट करती तो CF का फार्मूला होता है f1y प्लस m1x प्लस x f2y प्लस m2x प्लस x स्क्वायर f3y प्लस m1x, मीन्स 3 टाइम है तो f1 f2 f3 तीन फंक्शन आएंगे, और यहाँ x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 इस तरीके से चलेंगे। सिमिलरली आप 4 टाइम 5 टाइम रिपीट के लिए भी फार्मूला यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे केस सेकंड है CF फाइंड आउट करने का। इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे सॉल्व करने को कहा गया डी स्क्वायर माइनस 6d डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, बताया था मैंने, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी और उसके CF निकालने के लिए, और उसके लिए सबसे पहले d को m से रिप्लेस किया जाता है ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, d डैश को 1 से और z को भी 1 से और राइट साइड को 0 से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर d को m से रिप्लेस करेंगे, d डैश को 1 से, तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 6, d की प्लेस पर m आ गया, d डैश की वैल्यू 1 है तो ये 6m आ जाएगा, प्लस 9, d डैश की वैल्यू 1 रिप्लेस करने तो 1 का स्क्वायर होगा, यानी कि 9 इंटू 1 बनेगा 9, और राइट साइड 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। इसको हमने फैक्टर किया तो देख सकते हैं m माइनस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है, या कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर m की वैल्यू 33 आ रही है। तो हम अगर देखें यहाँ से तो m की वैल्यू 33 मीन्स सेम वैल्यू 2 टाइम रिपीट हो रही है, तो ये CF का सेकंड केस है। तो अगर m की वैल्यू रिपीट होती है तो CF का सेकंड केस हमने डिस्कस किया था, 2 टाइम्स अगर रिपीट होती है तो CF इज इक्वल टू होता है f1y प्लस m1x प्लस x f2y प्लस m2x। 3 टाइम होता तो एक टर्म और आ जाती f3 वाली, जिसमें x की पावर 1 यहाँ 0 यहाँ थी 1 यहाँ थी, उसमें 2 आ जाएगी x की पावर 2। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो f1y प्लस m1x प्लस x f2y प्लस m1x, मीन्स f2 पर रुक जाएगा, 2 टाइम रिपीट हो रहा है इसलिए। m1 की वैल्यू हमारी यहाँ 3 है, वो हमने रिप्लेस कर दिया, ये हमारा CF फाइंड आउट हो गया। अब हमें PI चाहिए होता है, बताया था मैंने PI क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हो उसके लिए PI फाइंड करना है तो PI इक्वल टू होता है 1 अपॉन डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो ये डेरिवेटिव ऑपरेटर है हमारा d स्क्वायर माइनस 6d डैश प्लस 9d डैश स्क्वायर इंटू राइट साइड टर्म। राइट साइड टर्म हमारी 0 है, कि इंटू करेंगे तो ये 0 आ जाएगा,
यहाँ से हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन बनता है z इज इक्वल टू क्या होता है, अभी सॉल्यूशन बताया था z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हमारा ये आया था, पी आई हमारा 0 है, तो सॉल्यूशन तो यही हो जाएगा ना, z इक्वल टू एफ वन वाई प्लस थ्री एक्स प्लस एक्स इंटू एफ टू वाई प्लस थ्री एक्स। ये फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो थोड़े से डिफरेंट है, इससे टफ है। तो इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो कहता है सॉल्व d प्लस थ्री डी डैश इंटू डी माइनस फाइव डी डैश टू द होल क्यूब इंटू जेड इक्वल टू 0। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऊपर की तरह हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, क्योंकि सी एफ पहले फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन की ज़रूरत है। तो उसके लिए हमने d को m से रिप्लेस किया, d डैश को 1 से, तो इक्वेशन बनेगी m प्लस थ्री, डी डैश को 1 से रिप्लेस किया, प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3। फिर यहाँ पर भी d को m से रिप्लेस किया, d डैश को 1 से, तो m माइनस 5 आ जाएगा टू द होल क्यूब इक्वल टू 0, z की जगह पर 1 है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। उसके बाद हमें इसे सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी, तो इस फैक्टर को अलग रखा 0 के इक्वल अलग से, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से -3। इसको अलग 0 रखेंगे तो क्यूब है, यानी कि ये फैक्टर से जो वैल्यू आएगी वो 3 बार रिपीट होगी। तो इसको अलग 0 रखा तो m इक्वल टू 5 आएगा, m इक्वल टू 5, 3 पावर है तो 3 टाइम्स रिपीट होगा। यहाँ से अगर हम देखें तो m की वैल्यूज़ में दो तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है। हमने दो ही केस पढ़े, या तो डिफरेंट या रिपीटेड। तो ये वाला हमारा डिफरेंट है और ये 5 हमारा रिपीट कर रहा है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में दोनों ही केसेस लगाने पड़ेंगे, डिफरेंट वाले के लिए डिफरेंट केस और रिपीट वाले के लिए रिपीट केस। तो जैसे -3 अगर हम देखें तो -3 यहाँ पर डिफरेंट है, तो उसके लिए रूल क्या पड़ा था, f1y प्लस, अगर इसे m1 बोलते हैं तो f1y प्लस m1x। m1 की वैल्यू यहाँ -3 है, वो हमने रिप्लेस कर दी, तो ये हमारा सी एफ इसके लिए बन गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग बन गया। अब 5 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करें तो 5 हमारा रिपीट कर रहा है 3 टाइम। तो हमने रूल पढ़ा था जितने टाइम रिपीट करता है उतने आर्बिट्रेरी फंक्शन आगे चलेंगे। तो ये f1 तो इसके लिए हो गया, अब 5 के लिए 3 और आएंगे, यानी कि f2, f3 और f4, 3 फंक्शन f2, f3, f4। और इनमें इनटू में x की पावर 0 आएगी पहले में, फिर x की पावर 1 आएगी, फिर x की पावर 2 आएगी। यही बताया था मैंने, x की पावर 0, 1, 2, ठीक है। और y प्लस m2x, y प्लस m2x का फंक्शन। m2 की वैल्यू हमारी यहाँ 5 है, वो हमने रिप्लेस कर दिया, तो फंक्शन क्या बनेगा, सी एफ क्या बनेगा, f2 y प्लस 5x प्लस x, f3 y प्लस m2 है, m2 की वैल्यू 5x प्लस एक्स स्क्वायर, f4 y प्लस 5x। इसको ऐड करके टोटल जो बना ये हमारा सी एफ। पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी समझाया था, राइट साइड 0 थी जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में गिवन में, इस वजह से हमारा पी आई 0 बन गया था। तो यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड 0 है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई वाली टर्म 0 है, इसलिए पी आई क्या हो जाएगा 0। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ और पी आई को ऐड कर देंगे, तो पी आई हमारा 0 है, इसे सी एफ में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन यही आ जाएगा, जो सी एफ वाला पार्ट है वही सॉल्यूशन है। तो ये हमारा वो क्वेश्चन हो गया जिसमें डिफरेंट रूट भी आ गए और रिपीट वाले भी आ गए, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें सॉल्व करने को कहा है, सॉल्व r माइनस 40 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 है। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो पहले तो पहचानना ये होमोजीनियस है भी या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या डिस्कस किया था, स्टार्टिंग में जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताई थी, या सेकंड सेम में भी बताई होगी कि r जो नोटेशन होता है वो z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लिए होता है, यानी कि x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव अगर z का किया जाए तो उसे r से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिशियंस के आदत से का एक सिंबल है, इतना ये न सब ना लिखकर शॉर्ट में r लिख देते हैं। तो r मीन्स डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और अभी बताया था एक डेल ओवर डेल एक्स को हम d से रिप्लेस करते हैं तो ये डी स्क्वायर जेड लिखा जा सकता है, यानी कि r को हम डी स्क्वायर जेड से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे ही t किसके इक्वल होता है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। और भी बताया था डेल ओवर डेल वाई डेरिवेटिव को हम किससे रिप्लेस करते हैं, डी डैश से। तो ये इक्वेशन t की वैल्यू बनेगी डी डैश स्क्वायर इंटू जेड। ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ रिप्लेस करें तो r की प्लेस पर आएगा डी स्क्वायर जेड और t की प्लेस पर डी डैश स्क्वायर जेड। जेड दोनों में से कॉमन, तो इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। इसमें अगर हम देखें तो दोनों पर एक बात जरूर ध्यान रखनी है, एग्जाम में आपके सिलेबस में होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस दोनों है। तो जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जाम में आए तो पहले ये जरूर चेक कर लें वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस, क्योंकि दोनों के सी एफ फाइंड करने के रूल अलग अलग हैं, तो इसलिए ज़रूर ध्यान से देख लें। तो यहाँ पर अगर सी एफ फाइंड आउट करने से पहले हम चेक करें तो ये होमोजीनियस है, क्योंकि यहाँ पर भी डेरिवेटिव 2 टाइम है, इस टर्म में भी 2 टाइम, हाँ दोनों में सेम नंबर ऑफ टाइम टोटल डेरिवेटिव बनता है,
हर टर्म में, तो वो होमोजीनियस होती है। तो ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस के लिए CF निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। नॉन होमोजीनियस में ऑक्सिलरी इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती। आगे जब हम पढ़ेंगे तो होमोजीनियस में बनानी पड़ती है, पर नॉन होमोजीनियस में नहीं बनानी। होमोजीनियस में बनाने के लिए भी रूल पड़ा था, डी को एम से रिप्लेस करते हैं और डी डैश को 1 से। तो हमारी इक्वेशन डी को एम से रिप्लेस करने पर बनेगी एम स्क्वायर माइनस डी डैश को 1 से रिप्लेस किया तो -4 × 1 बनेगा, एन की -4। राइट साइड जो भी टर्म होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए उसको हमें 0 रखना होता है, भले ही 0 हो या ना हो, बताया था मैंने। अभी तक जितने भी करी थी उसमें 0 ऑलरेडी था, पर इसमें 0 नहीं है, तो इसलिए हमें 0 रखना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूल कहता है राइट साइड 0 पुट करना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ रही है -2 और 2। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो m की दोनों वैल्यू डिफरेंट है, एक 2 है -2 दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट रूट्स वाला केस हो गया CF का। एक को m1 बोल दिया, एक को m2। फार्मूला क्या पड़ा था डिफरेंट रूट्स के लिए CF का, f1y + m1x + f2y + m2। m1 की प्लेस पर m1 की वैल्यू रख दी, m2 की प्लेस पर m2 की -2। आप m1 m2 किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, बस ये होगा f1 की जगह f2 आ जाएगा, f2 की जगह 1 आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि f1 f2 तो आर्बिट्ररी फंक्शन है। हो सकता है आपके बुक में आंसर में f1 f2 की जगह पर psi1 psi2, ये तो आर्बिट्ररी फंक्शन है, कुछ भी हो सकते हैं, कहीं पर भी लिखे जा सकते हैं, टेंशन नहीं लेनी, आंसर सेम करेक्ट माना जाएगा। आप इसको -2 को 2 की जगह लिख दें, 2 को -1 की जगह, f1 को f2 लिख दें, f2 को f1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी जब फाइंड आउट करते हैं तो रूल भी बताया था, पी किसके इक्वल होता है, पी इक्वल, ये रूल होता है। पी का रूल ये अभी डिस्कस कर रहे थे हम, इसको अब देख लेते हैं। पी का रूल क्या है, पी फाइंड आउट करने के लिए रूल्स फॉर फाइंडिंग पी, कि अगर हमारे पास गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस है वो ऐसी है कि फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू साई एक्स वाई की फॉर्म में है। मीन्स यहाँ पर ये डी और डी डैश का फंक्शन होमोजीनियस हमें दिया ही होगा, राइट साइड में एक्स और वाई का कोई फंक्शन है, तो पी का रूल हमने डिस्कस किया था। पी इक्वल टू होता है 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर जो जेड के इंटू में है उसे 1 में ले जाते हैं इंटू राइट साइड टर्म। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें राइट हैंड साइड टर्म 0 होती थी, इस वजह से पी 0 हो जाता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें राइट साइड 0 नहीं है, तो इसमें पी कुछ वैल्यू आएगी, तो उसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पी के लिए जस्ट केस फर्स्ट, पहला फंक्शन अलग अलग होगा राइट साइड का, यानी कि ये वाला, तो उसके अकॉर्डिंग पी के रूल्स बदलते चले जाएंगे। क्या रूल है, पहला केस फर्स्ट, कि अगर राइट साइड वाला जो फंक्शन है वो ax + by का फंक्शन हो, मीन्स एक x और y में 1 डिग्री, x की पावर 1 हो, y की पावर भी 1 हो, ऐसा एक x और y की पावर में 1 डिग्री का फंक्शन बने। दैट मीन्स जैसे राइट साइड में बने sin ax + by, cos ax + by, log ax + by, ax + by का होल स्क्वायर, ax + by, है ना, ऐसा कुछ बने जो ax + by में हो। a और b कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 2x + 3y, 7x + 8y, ऐसा कुछ टर्म बने और वो ax + by की फॉर्म में बने, चाहे वो ax + by का साइन का फंक्शन बने, चाहे लॉग का, चाहे e की पावर का, पर दिखाई दे उसमें वेरिएबल किस फॉर्म में, ax + by। तो उसके लिए पी सॉल्व करने का हम केस फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं। केस फर्स्ट कहता है जब ऐसा फंक्शन राइट साइड दिखाई दे, तो इसमें भी फर्स्ट केस ये है कि आपके जो ए और बी अगर ऐसे हैं कि तो ऑपरेटर आपका डेरिवेटिव है उसमें एफ डी डी डैश जेड के इंटू में, डी को ए से रिप्लेस कर दें, डी की जगह ए रखें और डी डैश की जगह पर बी रखें और टोटल सॉल्व करके 0 ना बने, तो ये केस काम करेगा पी का। क्या केस है कि पी इज इक्वल टू 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर, जो भी जेड के इंटू में क्वेश्चन में दिया होगा, इंटू राइट साइड टर्म, ये राइट साइड टर्म, बस आपको डी की जगह पर ए रिप्लेस कर देना है, डी डैश की जगह पर बी। ए कहाँ से डिसाइड होगा, एक्स का कोफिशिएंट, और बी कहाँ से डिसाइड होगा, वाई का कोफिशिएंट। तो वो ए की जगह पर डी, डी की जगह पर ए जाना है, डी डैश की जगह पर बी। और रखने से पहले ये चेक कर लेना जीरो तो नहीं बन रहा, अगर जीरो बनेगा तो ये केस अप्लाई नहीं होगा, नॉन जीरो पर अप्लाई होगा। और ये रखने के साथ साथ एक काम और करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें मैक्सिमम कितने टाइम डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है उतनी बार ही हमें इंटीग्रेट कर देना है। मान लो मैं मैक्सिमम 2 टाइम डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर देना है, n बार दिख रहा है तो n बार इंटीग्रेट कर देना, सॉरी n बार इंटीग्रेट कर देना। किसका, जो फंक्शन दिया था उस फंक्शन में ax + by को u से रिप्लेस करके u के रेस्पेक्ट में ही कर देना है। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये केस कब लगना है, जब आपका राइट हैंड साइड टर्म ax + by का फंक्शन हो, जैसे sin ax + by, sin 2x + 3y, cos 7x + 8y, है ना, log 9x + 11y, ऐसा कुछ बने जो
ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में, चाहे वो साइन में हो, कॉस में हो, ए की पावर, तो आपको केस ये लगाना है। एक चीज़ और चेक करनी है लगाने से पहले कि डी को ए से रिप्लेस करने पर और डी डैश को बी से रिप्लेस करने पर ये वैल्यू जीरो नहीं बननी चाहिए, तब ये रूल लगेगा। उसके लिए क्या करना होगा, पी आई जो भी आपका रूल है वो जनरल मेथड वो लिखना है, पी आई 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर जो क्वेश्चन में जेड के इंटू में दिया होगा इंटू राइट साइड टर्म। अब इसे सिंप्लीफाई किया जाता है जब तक डी और डी रिमूव ना हो जाए, तो उसके लिए अभी बताया रिमूव करने के लिए इस केस में रूल क्या है, डी की जगह ए रख देना है, डी डैश की जगह पर बी रख देना है। उसके बाद ये जो ओरिजिनल फंक्शन था आपका राइट हैंड साइड वाला जिसे आपने यहाँ पर लिखा है, उस फंक्शन में ए एक्स प्लस बी वाई को यू से रिप्लेस करते हुए जितने ऑर्डर का ये ऑपरेटर था या जितने डिग्री का ये ऑपरेटर था, डी में मैक्सिमम पावर कितनी थी, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव था, उतने ही टाइम यहाँ इंटीग्रेट कर देना है इसको यू रिप्लेस करते हुए, ठीक है, यू के रेस्पेक्ट में। और जैसे ही आंसर आ जाएगा इंटीग्रेट करके वापस ए एक्स प्लस बी वाई रख देना है, यू की जगह पर पी आई मिल जाएगा। नहीं अभी समझ में आया होगा, इस एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। हमने सिंप्लीफाई करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन की थी वो हमने इस फॉर्म में लिख ली। अब इसका सी एफ हम निकाल चुके हैं, अब हम पी आई निकालने का प्रयास कर रहे हैं। पी आई क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल अभी ऊपर बताया, 1 डेरिवेटिव ऑपरेटर जो जेड के इंटू में ये एफ डी डी डैश की वैल्यू है, तो ये हमारा हो गया डी स्क्वायर माइनस 4 डी डैश स्क्वायर, ये इंटू राइट साइड टर्म, राइट साइड टर्म हमारा क्या है 3x प्लस 5 है। अब इसको देखकर आपको डिसाइड करना है कि पी आई का ये रूल लगना है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड में फंक्शन है वो ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में है ना, ए की जगह पर यहाँ 3 है, बी की जगह पर 5 है, तो इससे हमने कंपेयर किया, ए एक्स प्लस बी वाई का फंक्शन है, तो ए की प्लेस पर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 3 हो गया, बी की वैल्यू है जो वाई का कोफिशिएंट है यानी कि 5। उसके बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये जो डी ए और बी की वैल्यू आई है, इनको डी की जगह पर ए और डी डैश की जगह पर बी रखने पर ये ऑपरेटर की वैल्यू जीरो तो नहीं बन रही। अगर नहीं बन रही है तो ये रूल काम करेगा। तो हमने यहाँ पर रख कर देखा, डी की जगह पर ए यानी कि 3 स्क्वायर रख कर देखा, डी डैश की जगह पर 5 रख कर देखा, तो ये 5 स्क्वायर रखा, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 स्क्वायर बनेगा, और सॉल्व करके ये जीरो नहीं बनने वाला। क्लियर हो गया, इसका मतलब हम ये रूल लगा सकते हैं। और मेथड पी आई का क्या कहता है कि आपको बस इसके अकॉर्डिंग जहाँ डी है उसकी जगह पर ए यानी कि 3 रिप्लेस कर देना, जहाँ डी डैश है उसकी जगह पर 5 यानी कि 5 बी यानी कि 5 रिप्लेस कर देना। और साथ ही साथ ये जो इनटू में फंक्शन है ना, इसमें आपको इस फंक्शन को u कंसिडर करते हुए 3x प्लस बी 5y को क्या कंसिडर किया u, और इसको इंटीग्रेट कर देना है। u ये जो फंक्शन आया जो भी आया u आया, इसको इंटीग्रेट कर देना है। कितनी बार, ये ऑपरेटर अपॉन में कितने डिग्री का था, कितनी मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव दिख रहा है इसमें 2 बार, तो 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे u के रेस्पेक्ट। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो u का एक बार इंटीग्रेशन किया u स्क्वायर बाई 2, फिर दोबारा किया तो u क्यूब बाई 3 आएगा, और ये हमने सॉल्व किया माइनस का 1/91 बना, सिंप्लीफाई करके ये हमारा पी आई बन गया। बट पी आई हमारा u में नहीं लिखना, वापस x और y में लिखना है। तो u हमने किसकी जगह पर रिप्लेस किया था, 3x प्लस 5y की जगह पर, तो इसे वापस u की प्लेस पर यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे 3x प्लस 5y, तो हमारा पी आई आ जाएगा माइनस 3x प्लस 5y टू द होल क्यूब अपॉन 546। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ हमारा ये आया था, पी आई हमारा ये आ चुका है, दोनों को ऐड कर दिया, ये फाइनल हमारा आंसर या सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम केस 1 पी आई का हम डिस्कस किया, जिसमें कि अभी एफ ए बी डज नॉट इक्वल टू 0 वाला केस है। नेक्स्ट फिर हम वीडियो लेक्चर में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें केस फर्स्ट ही लगेगा बट इसमें यहाँ पर 0 बनता हो। ठीक है, ये एक तरीके से ये समझ लीजिए केस फर्स्ट का पार्ट 1 है। ठीक है, अब इसी का पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।